नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपने हमारी पिछली वीडियो को, जैसे मध्य प्रदेश की रियासतें हो गई या फिर भूगर्भ शास्त्र हो गया, आपने सभी वीडियोस को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन दिया है और इसी मोटिवेशन के मिलते हुए मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो पेपर 3 के यूनिट 3 से संबंधित है। मेरा नाम है सुजीत कुशवाहा। मैं आपको पढ़ाता हूं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके अलावा भूगर्भ शास्त्र और मध्य प्रदेश की रियासतें भी मेरे द्वारा यूट्यूब चैनल पर चलाई गई हैं। तो इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, तो सारांश एकेडमी क्या कर रहा है, एमपीपीएससी की जूम क्लासेस चला रहा है जिसमें आपको मेंस कम प्री की क्लासेस बताई जा रही हैं। ठीक है, तो मेंस और प्री की अगर बैचेस आपको ज्वाइन करने हैं तो बैचेस स्टार्ट हो गए हैं सारांश एकेडमी में। लिमिटेड सीट्स हैं, आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। कम से कम फीस में आपको अच्छा कंटेंट और अच्छी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसके अलावा अच्छी क्लासेस दी जा रही हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत अच्छी है, क्योंकि आज की वीडियो जो है आपके पेपर 3 के अंतर्गत आने वाली जो यूनिट है। पेपर 3 के अंतर्गत कौन सी यूनिट आने वाली है सर? तो आपकी पेपर 3 के अंतर्गत जो यूनिट 3 है वो है बायोलॉजी। आपकी जो पेपर 3 के अंतर्गत यूनिट 3 बायोलॉजी है, उसके अंतर्गत एक टॉपिक दे रखा है आपको जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे अब आज हम एक वीडियो में आधा कवर करेंगे और दूसरी वीडियो में इसे पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया कि एक टॉपिक मैं आज यहाँ पर करवाऊँगा आपको, बाकी के पूरे टॉपिक हमारी क्लासेस में संचालित हो रहे हैं। यदि आप वहाँ पे ज्वाइन करना चाहें तो लाइन से क्रमबद्ध वहाँ पर सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, आज मैं यहाँ पर करवाऊँगा जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसी को समझ में नहीं आता है, कहीं ना कहीं लिखने का मूड भी नहीं रहता है और बच्चे लिख भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको क्या करूँगा, ये वाला टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाऊँगा इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखो, मैंने क्या बताया कि भैया बायोलॉजी है पूरी की पूरी यूनिट 3 में। अब यूनिट 3 में बायोलॉजी है तो पूरी की पूरी बायोलॉजी तो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे, जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण जो कि आईएमपी टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अब जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण जब देखते हैं तो वो किसी भी बुक में इस नाम से चैप्टर नहीं मिलता है। जंतु एवं पौधे के वर्गीकरण के नाम से चैप्टर नहीं मिलता है। लेकिन जब आप किसी भी बुक में देखोगे कि हमें क्या पढ़ना है, जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण पढ़ना है, तो किसी भी बुक को, जैसे कि बायोलॉजी की जो भी बुक खरीद कर लाओगे उसमें चैप्टर का नाम लिखा होगा जीवधारियों का वर्गीकरण। क्या लिखा होगा? जीवधारियों का वर्गीकरण। तो आप चैप्टर नंबर निकालेंगे, ठीक है, उसमें लिखा होगा जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी कि हमने किस चैप्टर में देखना है उसको, जीवधारियों के वर्गीकरण वाले चैप्टर में देखना है। ठीक है, तो उसमें क्या दे रखा है, समस्त जीवों का, जो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनका क्या कर रखा है, वर्गीकरण कर रखा है। और उसी वर्गीकरण के आधार पर क्या किया जाता है, जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब सर्वप्रथम हुआ क्या था, सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि वर्गीकरण आखिरकार क्या होता है और वर्गीकरण क्यों जरूरी है। ठीक है, तो आपको मैं एक बात बता देता हूं कि वर्गीकरण जो है वो शब्द बना है टैक्सोनॉमी से। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है सिस्टमेटिक रूप से किसी भी चीज़ को जमाना, यानी कि किसी भी निश्चित नियम का पालन करे कोई चीज़ और निश्चित सिद्धांतों का पालन करे, तो उसी आधार पर क्या करेंगे, उन जीवों को क्या करेंगे, वर्गीकृत कर देंगे। यानी कि समस्त जीवधारी जितने भी हैं उनको क्या कर देंगे, निश्चित नियमों और निश्चित सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकृत कर देंगे, यानी कि विभिन्न भागों में बांट देंगे, क्लासिफिकेशन कर देंगे। इसे बोलते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। अब भैया आप सोच रहे होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों है, तो आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि भैया वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। वर्गीकरण की आवश्यकता मेनली इसलिए है क्योंकि इस संसार में लगभग करोड़ों जीव हैं। कितने जीव हैं? करोड़ों जीव हैं। है कि नहीं है? बिल्कुल हैं भैया। अब ये जो करोड़ों जीव हैं उनका तुम अध्ययन करना चाहो तो कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते सर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत सारे जीव हैं। अब इन सारे जीवों का अपन अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे, इनको बहुत सारे भागों में डिवाइड कर देंगे। और इंसान की प्रवृत्ति क्या रहती है कि किसी भी चीज़ को कैसे पढ़ना है, सरल तरीके से पढ़ना है।
अब सरल तरीके से पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे डिवाइड करने पड़ेगा अलग अलग भागों में, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, उनका अध्ययन अच्छे से हो पाएगा। तो यही चीज़ क्या की गई, वर्गीकरण में आधार बनाई गई और सोचा गया कि भैया इतने सारे जीवधारियों का अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गीकरण करना पड़ेगा। ये देखिए आपके नोट्स में लिखा भी है कि विश्व में मिलने वाले जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा है ना। उसके अलावा उनकी आकृति में, उनके आकार में, उनके भार में, उनके आमाप में आदि में इतनी अधिक विविधता है कि सामान्य रूप से उनकी पहचान याद रख पाना संभव नहीं है। वही मैंने आपको बताया कि करोड़ों जीवधारी हैं, उनकी पहचान याद नहीं रख सकते, उनके बारे में अध्ययन तो दूर की बात है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा भैया, किसी को पहचानने में ही दिक्कत होगी, फिर हेलो हाय तो बोल ही नहीं सकते। इसलिए अपन को करना क्या पड़ेगा कि अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ लक्षणों के आधार पर इन्हें क्या करेंगे, कुछ समूह बना देंगे और उन्हें क्या कर देंगे, वर्गीकृत कर देंगे। इस प्रकार से वर्गीकरण की आवश्यकता है, आपको पता चल गई। अब वर्गीकरण के उद्देश्य भी वही उद्देश्य होंगे जो आवश्यकताएं हैं, क्योंकि आवश्यकता पूरी करने के लिए ही तो कुछ उद्देश्य रखे जाते हैं। तो संसार में मिलने वाले सभी जीवों को नाम देना, उनका रहन सहन, उनका आकार प्रकार, उनके वितरण के अनुसार उनके लक्षण या फिर सजीवता निर्धारित करना उनके उद्देश्य हो जाएंगे, किसके, क्लासिफिकेशन के। उसके अलावा दूसरा उद्देश्य क्या हो जाएगा, वर्गीकरण का नियम के अनुसार उनके लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उन्हें व्यवस्थित कर देंगे कि कौन से संघ में कौन सा जीव आना है, कौन से जो उपजगत है उसमें कौन सा जीव आना है, ये सारे लक्षण के आधार पर निर्धारण हो जाएगा। और विकास के लक्षणों के आधार पर विभिन्न जातियों में सामंजस्य स्थापित हो जाएगा और इस प्रकार से हम संसार के समस्त जीवों का लगभग क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं सफलतापूर्वक। तो इस प्रकार से वर्गीकरण के उद्देश्य कंप्लीट हो जाते हैं भैया। आपको 3 नंबर में वर्गीकरण के उद्देश्य पूछे जा सकते हैं, तो आप ये 3 पॉइंट शॉर्ट में करके लिख दीजिएगा, है ना। उसके बाद आप देखिए भैया, मेन चीज़ जो वर्गीकरण से पहले आपको पढ़नी चाहिए कि भैया हम वर्गीकरण तो किसी भी चीज़ का कर रहे हैं, लेकिन वर्गीकरण करने से पहले वर्गीकरण की जो इकाइयाँ होती हैं या फिर पदानुक्रम होता है वो क्या होता है। मैं जब भी आपको बोलूँगा जी ये जाति है, ये वंश है, ये कुल है, तो आप क्या समझोगे सर। तो इसलिए आपको पहले क्या समझना है कि जाति क्या होती है, वंश क्या होता है, कुल क्या होता है। तो देखो क्या होता है कि एक जीव है, मान लीजिए ये जीव है, एक जीव है, ठीक है, और ये दूसरा जीव है। ये दोनों जीव कैसे हैं, एक समान है, संरचना में एक समान है, इनका शरीर एक समान है, इनके गुण एक समान है, ये सारे के सारे एक समान हैं अंदर बाहर दोनों तरह से, ठीक है। और ये जो समान है यानी कि इनके शरीर मरीर सब समान है कि नहीं है। अब जब सब चीज़ें समान हैं तो क्या करेंगे, इनको एक समूह में बांट देंगे, है ना। इनको समूह में बांट देंगे, उसे बोलेंगे जाति। जैसे मेरी जाति है कुशवाहा, ठीक है। तो उसी प्रकार से सभी जीव जंतुओं को क्या करेंगे, जो सेम दिख रहे हैं यानी कि समान दिख रहे हैं, उनको क्या करेंगे, हम एक भाग में बांट देंगे, एक इकाई के रूप में वर्गीकृत कर देंगे, उसे बोलेंगे जाति। और यही कहलाएगी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, जाति हो गई। इसके जितने भी जंतु होते हैं या फिर पौधे होते हैं वो बाह्य और आंतरिक संरचना में कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब बहुत सारी जातियां अगर मिल जाएं तो क्या बन जाएंगे, वंश बन जाएंगे। और वंश का नाम जो है वो लैटिन भाषा में होता है हमेशा, ये जैटिन भाषा नहीं है, लैटिन भाषा कर लीजिएगा इसे, ठीक है। जैसे आप किसका मक्के का नाम पढ़ोगे तब आपको आएगा, सॉरी सरसों का नाम पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे ब्रेसी का, उसमें वंश का नाम आएगा, है ना। उसके बाद कुल क्या होता है भैया, तो बहुत सारे वंश जब एक साथ मिलकर समूह बना लेते हैं तो उसे क्या नाम देते हैं, हम कुल नाम देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे कुल सर जब मिल जाएं तो क्या बनेगा, तो बहुत सारे कुल जब मिल जाएंगे तो उसे बोलेंगे गण, एक गण बन जाएगा भैया, ठीक है। अपनी कॉपी किताब साथ में लेकर बैठिए और पेन और रजिस्टर साथ में लेकर बैठिए ताकि लिखने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो, ठीक है। तो बहुत सारे कुल मिलकर क्या बनाएंगे, गण बनाएंगे।
और गण मिलकर क्या बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे, और सीरीज मिलकर बनाएंगे वर्ग, और फिर उसके बाद ये जो वर्ग हैं वो विभाग बना देंगे, और सारे के सारे विभाग बना देंगे एक पूरा का पूरा जगत। और इन्हीं जगतों को फिर सब डिवीजन करके मैं बताऊंगा आपको आगे चल के, ठीक है, कि ये सारे जगत हैं, इस जगत के उपजगत भी हैं, और इस उपजगत के अंतर्गत ये समूह हैं, या फिर ये विभाग हैं, या ये कुल हैं, या संघ हैं, जिनका अपन अध्ययन करेंगे अच्छी तरीके से, है ना। तो यहाँ तक आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमने क्या क्या देखा भैया, कि वर्गीकरण की इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं। पहले होती है जाति, फिर होता है वंश, फिर तीसरा होता है कुल, फिर होता है गण, फिर होती है सीरीज, और फिर होता है वर्ग, और अंत में होते हैं विभाग और जगत, ठीक है। अब भैया इसका इतिहास कैसे चालू हुआ, कोई भी व्यक्ति आएगा वो यही पूछेगा सबसे पहले कि आप वर्गीकरण पढ़ रहे हो, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो जीवों का, ठीक है, साइंस में आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, तो भैया इसका इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, सबसे पहले किसने क्लासिफाई किया जीवधारियों को। तो भैया आप उत्तर देना, आप ये बोलना कि एक व्यक्ति थे ग्रीक दार्शनिक या फिर यूनान के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था एरिस्टोटल या फिर अरस्तु। वो आए और उन्होंने क्या बोला कि मैं समस्त जीवों को कितने समूहों में बांट रहा हूँ, 2 समूहों में बांट रहा हूँ, ठीक है भैया। उन्होंने बोला कि कुशबाजी मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे के पूरे जीवधारियों को 2 समूहों में बांट रहा हूँ, और पहले समूह को मैं नाम दे रहा हूँ जंतु समूह, और दूसरे समूह को नाम दे रहा हूँ वनस्पति समूह। अब आपसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ जिसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा कि बायोलॉजी का जनक किसे बोलते हैं, या फिर जंतु विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो जंतु विज्ञान का जनक भी आप बताइएगा, वनस्पति विज्ञान का जनक भी आप बताइएगा। तो अरस्तु ने क्या किया है भैया, आगे बढ़ते हैं। तो अरस्तु ने क्या किया है, 2 समूहों में सारे के सारे जीवधारियों को बांट दिया है, एक है जंतु समूह, दूसरे हैं वनस्पति समूह। लेकिन उन्होंने क्या किया, सारे के सारे जंतु समूहों का अध्ययन कर लिया अपनी पुस्तक हिस्टोरिका एनिमलियम में। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका एनिमलियम पुस्तक लिखी, और हिस्टोरिका एनिमलियम पुस्तक में क्या किया, केवल उन्होंने जंतुओं का अध्ययन किया, पादपों का अध्ययन किया ही नहीं किया भैया, पादपों का अध्ययन नहीं था उन्हें इंटरेस्ट, ठीक है, नहीं किया उन्होंने अध्ययन। तो भैया बहुत सालों तक, शताब्दियों तक क्या चलता रहा कि समस्त जीवधारियों को हम 2 भागों में बांट के पढ़ते रहे, पहला था जंतु समूह और दूसरे थे वनस्पति समूह। फिर आज से कुछ 260 साल पहले, आज से कुछ 260 साल पहले एक व्यक्ति आए जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। कौन थे, कैरोलस लीनियस। वो बोलते हैं, बोले अरस्तु ने जो गलती की थी वो मैं सुधारता हूँ। क्या करता हूँ, अरस्तु ने क्या किया था, 2 समूहों में बांटा था, लेकिन किस आधार पर बांटा था या फिर क्या क्या किया था वो सारी चीज़ें नहीं बताई थी। मैं उस गलती को सुधारता हूँ और अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा में 2 किंगडम में, यानी कि 2 जगतों में डिवाइड करता हूँ पूरे के पूरे जीवधारियों को। तो भैया कैरोलस लीनियस ने क्या किया, पूरे के पूरे जीवधारियों को 2 जगतों में डिवाइड कर दिया। एक को नाम दिया उन्होंने पादप जगत और दूसरे को नाम दिया जंतु जगत, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अब भैया उन्होंने मेरे को बताया कि कुशबाजी मैंने पादप जगत में उन सारे जीवधारियों को रखा है या उन सारे सजीवों को रखा है जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जिनकी कोशिकाओं में रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं, जो पौधे हरित लाभक के कारण स्वपोषी होते हैं, यानी कि खुद का भोजन स्वयं बना लेते हैं, और इनके कोशिका में जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में या फिर ग्लाइकोजन के रूप में भी हो सकता है, और इनमें प्रचलन कभी भी नहीं मिलता है। प्रचलन का मतलब क्या है, यानी कि ये चल फिर नहीं सकते हैं। कभी पेड़ पौधे चलते हुए देखा है, नहीं देखा है, सपनों में देखा होगा, ठीक है। तो इसमें प्रचलन नहीं मिलता है और कोशिका में अकार्बनिक पदार्थ मिलते हैं। तो सर ने बताया मुझे, किसने, कैरोलस लीनियस सर ने, कि भैया क्या है, मैंने पादप जगत के इतने लक्षण देखे, इससे भी बहुत सारे लक्षण थे, लेकिन मैंने आपको 6 बताए हैं, तो ये सारे लक्षण के आधार पर पादप जगत डिवाइड कर दिया। अब उन्होंने बोला, मैंने पूछा उनसे कि सर ये तो बताइए जंतु जगत में कौन से जीवों को रखा है फिर।
तो उन्होंने बोला कि जंतु जगत में मैंने किया है वही चीज जो उल्टी हो जाएगी किसकी, पादप जगत की। किसकी, पादप जगत की उल्टी सारी चीजें हो जाएंगी, वो मैंने जंतु जगत में रखी हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीजें उन्होंने मुझे बता दी, जैसे इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और रिक्तिकाओं का अभाव होता है। जंतुओं में हरित लवक नहीं मिलता है, ये परपोषी होते हैं, अंग तंत्र मिलते हैं, इनमें प्रचलन मिलता है, यानी कि एक जगह चल फिर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, है ना। और बाह्य उद्दीपन पर तुरंत प्रक्रिया करते हैं, यानी कि जब कोई आपको कांटा चुभ जाए या फिर धूप लगे तो आप जल्दी से प्रतिक्रिया करते हो, ओ माय गॉड धूप, बच जाओ यहाँ से। तो इस प्रकार से कैरोलस लीनियस ने क्या किया, वर्गीकरण की एक प्रणाली शुरू कर दी और उसी प्रणाली ने आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव रख दी। और इसी नींव की वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का पितामह या फिर पिता बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। यदि आपसे प्री में या फिर किसी अदर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप दीजिएगा आंसर कैरोलस लीनियस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ भैया कि कैरोलस लीनियस ने तो दो भागों में बांट दिया, यानी कि द्विजगत वर्गीकरण दे दिया। लेकिन आगे धीरे धीरे क्या होगा, सुधार होगा। क्यों? क्योंकि कैरोलस लीनियस नाम के जो व्यक्ति थे ना, उन्होंने क्या दिया था भैया, द्विजगत वर्गीकरण दिया था। अब द्विजगत वर्गीकरण में पादप और जंतु आते हैं, लेकिन एक जो जीव था जिसका नाम था यूग्लिना। क्या नाम था भैया, यूग्लिना, ठीक है। तो यूग्लिना जो था ना, ये जो यूग्लिना जीव था कभी कभी पादप जगत में भी आ जाता था, कभी कभी जंतु जगत में भी आ जाता था। इसकी बहुत बुरी आदत थी। पादप जगत में कब आ जाता था, जब ये खुद का खाना स्वयं बना रहा है, और जंतु जगत में कब आ जाता था, जब ये खुद का खाना स्वयं नहीं बना रहा है, ठीक है। आगे हम इसका फोटो देखेंगे कैसा होता है यूग्लिना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब यूग्लिना की वजह से भैया ये द्विजगत वर्गीकरण जो है वो फेल हो गया है। अब क्या करेंगे, कुछ व्यक्ति आएंगे, बोलेंगे कि भैया हम इस द्विजगत वर्गीकरण की जगह पे सुधार करते हैं और नया वर्गीकरण देते हैं, जिसे बोलेंगे हम त्रिजगत वर्गीकरण, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उनका नाम था अर्नेस्ट हेकल। 1886 में आते हैं, बोलते हैं कुशबाजी मैंने तीसरा जगत खोज निकाला है और उस जगत को मैंने नाम दिया है प्रोटिस्टा जगत। और इस प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय जीवों को रखूंगा, और वो एक कोशिकीय जीव कौन से होंगे, जो पादप और जंतु किसी भी श्रेणी में स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाते हैं। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कौन कौन से जीव नहीं मिल पाते हैं भैया, तो कवक नहीं मिल पाते हैं, कभी कभी शैवाल नहीं मिल पाते हैं, प्रोटोजोआ नहीं मिल पाते हैं, इसके अलावा यूग्लिना भी नहीं मिल पाता है। क्या नहीं मिल पाता है, यूग्लिना भी नहीं मिल पाता है। तो ये सारे जीवधारियों को उन्होंने काय में रख दिया भैया, इसमें रख दिया प्रोटिस्टा जगत में। अब त्रिजगत प्रणाली जो है बहुत ज़्यादा चली नहीं, फेमस हुई नहीं। अर्नेस्ट हेकल का मन जो है अधूरा रह गया, दिल टूट गया इनका। फिर इसके बाद एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम है H.F. कॉपलैंड। वो बोलते हैं कि त्रिजगत वर्गीकरण प्रणाली क्या है, बकवास है, इसे फेल करता हूँ मैं, है ना। ऐसी बकवास कोई भी करता रहता है। तो H.F. कॉपलैंड ने बोला कि भैया 1956 में आके मैं एक और वर्गीकरण दूंगा, जिसमें मैं पूरे जीवधारियों को 4 जगत में डिवाइड करूंगा। कितने किंगडम में, 4 किंगडम में क्लासीफाई करूंगा। पहला किंगडम होगा मोरेरा, दूसरा होगा प्रोटिस्टा, तीसरा होगा मेटाफाइटा और चौथा होगा मेटाजोआ। ये आपको याद नहीं रखना है क्योंकि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि डायरेक्ट द्विजगत वर्गीकरण से 5 जगत वर्गीकरण नहीं आया। पहले द्विजगत आया, फिर त्रिजगत आया, फिर 4 जगत आया, फिर आखिरकार विटेकर महोदय आए, जिसका आप वर्गीकरण बहुत अच्छे से पढ़ते हो क्योंकि आपकी माता लूसेंट में लिखा हुआ है कि विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण 1969 में दिया था। अब इसमें क्या बताया इन्होंने बताया कि मैंने सारे के सारे जीवधारियों को 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है भैया, मैंने बोला सर ये तो बता दीजिए 5 भाग कौन कौन से हैं। तो उन्होंने खुशू होकर मुस्कुराते हुए बोला कि पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है पादप, चौथा है कवक और 5वां है जंतु। ठीक है भैया, आपने 5 भागों में डिवाइड कर दिया, लेकिन ये 5 भागों की विशेषताएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें पूछी मैंने। तो वो क्या बोलते हैं, सबसे पहले आप एक बात जानो कि मोनेरा क्या होते हैं।
ठीक है। मोनेरा क्या होते हैं, तो उन्होंने बताया कि भैया मोनेरा के अंतर्गत मैंने वो सारे जीवधारियों को रखा है, मोनेरा के अंतर्गत वे सारे एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा है जो क्या करते हैं भैया, खुद का खाना स्वयं बनाते हैं या फिर कभी कभी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो ये कैसे जीव हैं भैया, सारे के सारे एक कोशिकीय हैं। दूसरी चीज़ कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, और इनमें तो संगठित केंद्रक होता है ना ही नहीं होता है, ना ही इसमें विकसित कोशिकांग होते हैं। तो इन्होंने मोनेरा में क्या बताया भैया कि सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, इसमें ना तो संगठित केंद्रक होता है ना ही विकसित कोशिकांग होते हैं। तो भैया पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, कभी कभी स्वपोषी होते हैं, कभी विषमपोषी होते हैं। ठीक है, जब आप कोशिका चैप्टर पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ें वहीं पढ़ते हो जो आपको कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ाई जाती हैं, ये ना, यहाँ पे उनको क्लासीफाई करते हैं। अब इसके उदाहरण आपको 3 नंबर में यदि मोनेरा पूछ लिया जाए तो पहला पॉइंट आप लिखिए सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह, और दूसरा पॉइंट लिखिए इनमें पोषण स्वपोषी होते हैं और विषमपोषी होते हैं। तीसरा पॉइंट इनका उदाहरण लिख दीजिए, जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सारे होते हैं। अब आप कमेंट में एक आंसर और बताइएगा कि इस संसार में सबसे पहला जीव कौन सा था, जो संसार में सबसे पहले आया था। ठीक है, पैदा हुआ था या फिर जन्म लिया था, जो भी बोलो, लेकिन संसार का सबसे पहला जीवधारी कौन सा था। ठीक है, और इसके अंतर्गत ही उन्होंने क्या रखा, तंतु में जीवाणुओं को रखा। तंतु में जीवाणु यानी कि ऐसे जीवाणु जिनमें क्या होते हैं, तंतु पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं चारों ओर अपनी रक्षा के लिए, ऐसे। ठीक है, इन्हें बोलते हैं तंतु में जीवाणु। फिर इसके बाद उन्होंने बोला दूसरा जगत कौन सा है, तो उन्होंने बोला कि भैया सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को, मोनेरा में किसको रखा है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को, लेकिन प्रोटिस्टा में किसको रखा है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा है। ठीक है, तो सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को मैंने शामिल किया है। प्रोटिस्टा जगत में जो है, प्रोटिस्टा जगत में जितने भी जीव हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जंतु, कवक और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। किसको, प्रोटिस्टा जगत के जितने भी जीव हैं उन्हें जंतु, पादप और कवक के बीच की क्या कहा जाता है, कड़ी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि कभी कभी ये स्वपोषी होते हैं, कभी कभी जंतुओं की तरह कार्य करते हैं, कभी कभी कवक की तरह भी दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटिस्टा जगत के जीव जो होते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है, पादप, जंतु और कवक के बीच की कड़ी कहा जाता है। फिर इसके बाद प्रोटिस्टा में उदाहरण देखा, आप उदाहरण देखोगे जितने भी एक कोशिकीय शैवाल हैं वो आ जाएंगे, डाइटम आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाएगा, यूग्लिना जो है आपको बताया था मैंने प्रोटिस्टा जगत में शामिल है, पैरामीशियम हो जाएगा, क्लोरेला हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। और पोषण कैसा होगा, तो स्वपोषित होंगे और इतर पोषित यानी कि विषम पोषी होंगे, दोनों प्रकार के होंगे। ठीक है, दोनों प्रकार के होंगे। तो अब भैया तीसरा जो जगत है वो कौन सा बताया इन्होंने बताया बिटेकर महोदय ने कि भैया तीसरा जगत जो है कवक जगत है। क्यों, क्योंकि ये जो मोनेरा और प्रोटिस्टा में नहीं आ पा रहे हैं, कौन से जीव, क्योंकि मोनेरा और प्रोटिस्टा में मैंने क्या किया है, सारे के सारे एक कोशिकीय जीवों को रखा है। तो अब बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को किस में रखूं, तो बोले कवक में रख लो आप। ठीक है भैया, कवक में रख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, कवक में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा और इन्हें बताया कि भैया ये पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये विषम पोषी होते हैं, मरे सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृत जीवी इसलिए इन्हें बोलते हैं। जैसे कि इनके उदाहरण होगा यीस्ट या फिर पेंसिलियम या फिर मशरूम। ठीक है, ये सारे कवक के उदाहरण हैं। और आपको एक बात अच्छे से पता है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है, जो एक प्रकार की जटिल शर्करा है या फिर ग्लूकोज है या फिर कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार का। ठीक है, ये सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, आपको बता ही दिया है। तो कवक 3 नंबर में आ जाए तो आप ये पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हो, है ना। उसके बाद क्या हुआ भैया, मैंने पूछा कि भैया 3 जगत तो बता दिया आपने, अब चौथा जगत जो है पादप, उसमें किसको रखोगे। तो उन्होंने बोला कि इनका एकमात्र विशेषता मैंने पकड़ ली है, क्योंकि ये भी बहुकोशिकीय हैं और यूकैरियोटिक जीव हैं, लेकिन इनकी एक विशेषता मैंने पकड़ ली है, और वो विशेषता है कि इनकी जो कोशिका होती है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है।
और जितने भी जीवधारी जिनकी सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति बनी है, बहुकोशिकीय हैं और यूकैरियोटिक हैं, उन सभी जीवों को मैं किस में रखूँगा? पादप जगत में रखूँगा। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है भैया। और इनका पोषण कैसे होगा फिर सर? तो उन्होंने बोला कि ये स्वपोषी हैं। ये क्या रखते हैं अपने साथ? क्लोरोफिल रखते हैं। क्लोरोफिल क्या होती है आपको पता ही है भैया अच्छे से, ठीक है। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि क्लोरोफिल किसका काम करती है? फोटोसिंथेसिस का काम करती है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर इसमें कौन सी धातु होती है? तो आपको पता ही है भैया, मैग्नीशियम होती है धातु। खैर ये सब छोड़िए, ये सब तो बात की बात है, लेकिन ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसके उदाहरण बहुत सारे दिए इन्होंने। जितने भी पेड़ पौधे आपके आसपास दिखाई देते हैं वो सारे क्या हैं भैया? पादप जगत के अंतर्गत आने वाले जीवधारी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मॉस हो जाएगा, पुष्पीय पौधे हो जाएंगे, अपुष्पीय पौधे हो जाएंगे। जितनी भी चीज़ें आपकी हैं वो पादप जगत के अंतर्गत इन्होंने रख दी। किसने? विटेकर महोदय ने। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि भैया पांचवा जो जगत है, ये पांचवा नंबर है, चौथा नहीं है, पांचवा नंबर का जो जगत है उसे बोला मैंने जंतु जगत। 5 जगत हो गए कंप्लीट। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप और पांचवा है जंतु, ठीक है। 5 जगतों को बांटा है। 5वें नंबर का जो जंतु जगत है उसको क्या बोला भैया? ये यूकैरियोटिक हैं, बहुकोशिकीय हैं, विषमपोषी हैं और प्राणियों का ऐसा वर्ग क्या कहलाएगा? जंतु कहलाएगा। इन्हें मेटाजोआ भी नाम दिया इन्होंने, ठीक है। मेटाजोआ भी नाम दिया इन्होंने। और इनका पोषण कैसे होगा? तो ये विषमपोषी हैं, जैसे कि हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, स्तनधारी जितने भी हैं। मनुष्य भी इसी के अंतर्गत आता है भैया, ठीक है। मनुष्य भी एक प्रकार का जंतु है, एनिमल है, ठीक है। खुश हो जाइए। तो इस प्रकार से कैरोलस लिनियस ने क्या किया है भैया? 5 जगत वर्गीकरण दे दिया है। और 5 जगत वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है आपको पता है क्या है? जाति है। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज। और इसका मूल आधार यदि 3 नंबर में आपसे पूछा जाए ना कि 5 जगत वर्गीकरण का मूल आधार क्या है, तो आप पहला पॉइंट लिखिएगा कोशिका की संरचना। क्योंकि आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, कोशिका यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ये सारी चीज़ें। तो कोशिका की संरचना कैसी होती है? 2 प्रकार की होती है, या तो यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक। ये आधार बनाया कि नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया। फिर उसके बाद शारीरिक संरचना की जटिलता, ये भी आपको पता है, बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय देखा ना। फिर उसके बाद पोषण की विधियाँ भी आधार बनाई इन्होंने। तो ये 3 आधार बनाकर 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? विटेकर के द्वारा किया गया, ठीक है। उसके बाद 5 जगत वर्गीकरण की उपयोगिता यदि आपसे 5 नंबर में पूछ ली जाए तो आप हक्का वक्का ना हो जाएं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक प्रश्न 5 नंबर के लिए यहाँ पर भी दे दिया है, ठीक है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं आए तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन वीडियो को देखिए पूरा, है ना। तो अब इन्होंने क्या किया? 5 जगत वर्गीकरण की उपयोगिता बताई कि भैया क्या है उपयोगिता? कि प्रोकैरियोटिक को पृथक करके इन्होंने मोनेरा जगत में रख दिया। पहले क्या था? पूरे के पूरे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो हैं आपस में जुड़े हुए थे, मतलब एक ही जगत में रख रहे थे इन्हें। रख रहे थे कि नहीं रख रहे थे? अब रख रहे थे तो उससे क्या हो रहा है भैया? दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है भैया? तो दिक्कत ये आ रही है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव हैं वो आपस में घुचड़ पुचड़ कर रहे हैं, है ना, आपस में एक दोस्ती कर ले रहे हैं। इसके कारण दिक्कत आ रही है पढ़ने में उनको, समझने में उनको। इसलिए मोनेरा जगत के अंतर्गत अलग कर दिया पूरे के पूरे प्रोकैरियोटिक को। हमने देखा भी अभियाल मोनेरा में कैसे जीव शामिल होते हैं, सारे के सारे एक कोशी के प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक संरचना में कायिकी और प्रजनन आदि में यूकैरियोटिक से भिन्न होते हैं, ये आपको पता है। ये चीज़ कब पता चली? जब मोनेरा जगत को अलग से डिवाइड कर दिया। वैसे तो क्या हो रहा था? गड़बड़ हो रही थी सब पढ़ाई में। और तीसरा पॉइंट है कि एक कोशिका यूकैरियोटिकों को बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक से पृथक करके एक अलग जगत दे दिया जिसका नाम था प्रोटिस्टा जगत। क्यों दे दिया भैया? क्योंकि यूकैरियोटिक में जो हैं एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो अब इनमें भी कन्फ्यूज़न कि भैया एक कोशिकियों को एक साथ पढ़ लें कि बहुकोशिकियों को एक साथ पढ़ लें। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, एक अलग जगत बता देते हैं जिसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सारे के सारे शामिल होंगे, इन्हें प्रोटिस्टा जगत नाम दे देंगे,
ठीक है भैया। फिर इसके बाद इन्होंने एक और जगत बनाया था जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। क्यों? क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा मेन रोल निभाया पादपों से कवकों को अलग करने में। क्यों? क्योंकि कवक क्या करते हैं, विषमपोषी होते हैं, लेकिन हरे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, पादपों में नहीं रख सकते। इसलिए इन्हें क्या किया, अलग से एक जगत दे दिया। बोले यहाँ पे मज़े करो, तुम पार्टी करो, खूब दिन रात दारू पियो। तो ऐसा कवक जगत इनको दे दिया। ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो, जीवधारियों की नामकरण की द्विनाम पद्धति आपको पहले से पता है, थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। ये थोड़ा सा बीच में आ गया है मज़े के लिए। तो 1753 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस, जीवों की द्विनाम पद्धति स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या बोलते हैं कि प्रत्येक जीवधारी का मैं एक नाम रखूँगा, और वो नाम रखूँगा मैं लैटिन भाषा के 2 शब्दों से। और 2 शब्द कौन कौन से होंगे? तो पहला शब्द होगा वंश का और दूसरा शब्द होगा जाति का। पहला शब्द होगा जेनरिक नेम, दूसरा होगा स्पीसीज नेम। इस प्रकार से वंश और जाति के नाम के बाद वैज्ञानिक का नाम रख देंगे, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, किसी भी जीवधारी का वैज्ञानिक नाम निर्धारित हो जाएगा। जैसे हमारा नाम क्या है, होमो सेपियंस, सेपियंस की स्पेलिंग पता नहीं क्या होती है, और लिन। ठीक है, क्योंकि हमें कैरोलस लीनियस ने नामकरण किया है। तो इसमें जो पहला शब्द है वो किसका शब्द है, वंश का शब्द है, जेनरिक नेम है। दूसरा जो शब्द है वो किसका शब्द है, जाति का शब्द है, यानी कि स्पीसीज नेम है। फिर उसके बाद तीसरा जो है वो वैज्ञानिक है, कैरोलस लीनियस। तो इस प्रकार से मानव का वैज्ञानिक नाम पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस लिन हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे वैज्ञानिक नाम आपकी लूसेंट में दिए गए हैं, वो प्री के लिए आप रट लीजिएगा, है ना। तो अब देखते हैं आपका पादप जगत वर्गीकरण। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में जंतुओं एवं पादपों का वर्गीकरण दे रखा है। जंतुओं एवं पादपों का वर्गीकरण एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, तो अब तक मैंने आपको वर्गीकरण का इतिहास बताया। अब पादप जगत का वर्गीकरण हमें देखना है। वर्गीकरण कैसे देखेंगे भैया? तो ये देख लो भैया, एक व्यक्ति आते हैं, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया कि पूरे के पूरे जीवधारियों को 5 जगत में बांटा है। अब ये जो 5 जगत हैं उनमें से 2 जगत जो हैं उनका सब डिवीज़न जो है आपके सिलेबस में पूछ रहे हैं, वो लोग पूछ रहे हैं एमपीपीएससी वाले। तो आपको ये दोनों सब डिवीज़न तो पढ़ने ही होंगे। कौन कौन से सब डिवीज़न पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं पादप जगत का, वो पूछ रहे हैं जंतु जगत का सब डिवीज़न बताओ। ठीक है, तो पादप जगत का सब डिवीज़न जो है विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। एक आदमी अकेला नहीं किया है, बहुत सारे लोग किए हैं। जैसे कि एक व्यक्ति का नाम है ओसवाल्ड टिप्पो। क्या नाम है? ओसवाल्ड टिप्पो। इसके द्वारा भी बहुत सारा वर्गीकरण किया गया है। किसका? पादपों का। लेकिन इसको पढ़ते पढ़ते आपके 2045 आ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि ओसवाल्ड टिप्पो ने इतना डिवीज़न किया है कि डिवीज़न करते करते खुद का डिवीज़न हो जाएगा। इसलिए सरल वर्गीकरण याद रखना है, जो कि किसके द्वारा किया गया है। एक महोदय थे जिनका नाम था एक्लर महोदय, उनके द्वारा 1883 में ये डिवीज़न किया गया है। किसका? पादप जगत का। अब पादप जगत जो है इस वर्गीकरण में क्या बोलते हैं कि भैया पूरे के पूरे पादप जगत को, जो मैंने आपको अभियाल बताया था पादप जगत, कौन सा जगत बताया था? पादप जगत। ये जो है ना पादप जगत, 5 जगत वर्गीकरण में जो पादप जगत है चौथा, ठीक है, ये जो चौथा जगत है, इस पूरे के पूरे जगत को मैं क्या कर रहा हूँ, कुशबाजी 2 भागों में बांट रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ये तो उन्होंने बोला कि इन 2 भागों में कौन कौन से जीव शामिल होंगे। तो ठीक है भैया, इन्होंने बोला कि मैं पहले पार्ट में रखूँगा अपुष्पोद्भिद यानी कि क्रिप्टोगेम्स, और दूसरे में रखूँगा पुष्पोद्भिद यानी कि फेनरोगेम्स। भैया ये क्या चीज़ है? कौन सा बवाल खड़ा कर दिया सर ने? ठीक है, तो एक्लर महोदय बोलते हैं कोई बवाल नहीं है। जिस पौधे में पुष्प नहीं होंगे उसे मैं क्रिप्टोगेम्स या फिर अपुष्पोद्भिद बोलूँगा, और जिस पौधे में पुष्प होंगे उसे मैं फेनरोगेम्स बोलूँगा। मैंने कहा वाह यार, ये तो इतनी खुशी की बात है कि ओसवाल्ड टिप्पो का जो वर्गीकरण है वो बहुत कठिन था, आपने इतना सरल दे दिया। खुशी की बात है ये तो एक्लर महोदय ने कहा नहीं, अभी इसका और सब डिवीज़न करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, अपुष्पोद्भिद को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया, जिन्हें बोलते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और पुष्पोद्भिद को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, आवृत बीजी और नग्न बीजी, 2 भागों में।
ठीक है। तो अब अपुष्पोद्भिद के जो तीनों भाग हैं उन्हें कैसे याद रखोगे आप? तो इसके लिए आप याद रखोगे TBT। क्या याद रखोगे? TBT। TBT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भैया? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो इस प्रकार से आप क्या याद रख सकते हो? ये जो 3 भाग बांटे गए हैं अपुष्पोद्भिद के, इन्हें याद रख सकते हो। अब ये पूछे जा सकते हैं आपको 3 नंबर में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा पूछा जा सकता है, या 5 नंबर में पूछा जा सकता है आवृतबीजी पूछे जा सकते हैं, नग्नबीजी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब सबसे पहले आप क्या देखेंगे? यही चीज़ देखेंगे। तो अपुष्पोद्भिद मैंने बताया आपको, जिसमें पुष्प नहीं होते ना ही बीज होते हैं। 3 भागों में एकलर महोदय ने डिवाइड किया है। पहले हैं थैलोफाइटा, दूसरे हैं ब्रायोफाइटा और तीसरे हैं टेरिडोफाइटा। अब थैलोफाइटा के बारे में 5 नंबर में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि 5 नंबर में तो नहीं, 3 नंबर में ही पूछेगा आपसे वो, है ना। तो 3 नंबर में थैलोफाइटा पूछेगा, तो आप सबसे पहले बताइएगा कि थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पादप शामिल होते हैं। छोटे 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 इतने पादप शामिल होते हैं कि आप गिन नहीं पाओगे। ठीक है। तो वनस्पति जगत के सबसे बड़ा समूह कौन सा हो जाएगा? थैलोफाइटा हो जाएगा। ठीक है। तो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह ये होता है। और इनके पौधों का शरीर कैसा होता है? तो भैया सूकाय होता है। सूकाय का मतलब होता है थैलस। थैलस यानी कि थैले जैसा। थैले में कोई भी चीज़ भरते हैं तो कैसी हो जाती है भैया? उसी थैले का आकार ले लेती है। कि थैला किसी भी चीज़ का आकार ले लेता है, यानी कि उसका एक निश्चित आकार नहीं होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, ये जो शरीर है इनका, वो सभी घटकों में पूर्ण रूप से विभेदित नहीं होता है। जड़ अलग नहीं होती हैं, तना अलग नहीं होता है, पत्ती अलग नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें अलग अलग नहीं है। तो अब भैया जड़ से पत्तियों तक भोजन पहुंचाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? जड़ से पत्तियों तक पानी पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पत्तियों तक पानी पहुंचाने के लिए संभानु तक चाहिए होते हैं, लेकिन इसमें पत्ती और जड़ अलग अलग है ही नहीं। ठीक है, मौज कर दिए। तो खुशी की बात है कि भैया जड़, तना और पत्ती अलग अलग नहीं है, तो ठीक है, साथ में रह लेंगे सब। अब इसके अंतर्गत 3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया। इन्होंने बोला शैवाल भी इसके अंतर्गत आते हैं, कवक भी इसके अंतर्गत आते हैं, जीवाणु किसके अंतर्गत आते हैं, थैलोफाइटा में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसी के ही भाग मान लेते हैं उन्हें। मैंने बोला ठीक है, इन्हें नहीं पढ़ेंगे हम, इन्हें बकवास समझेंगे हम। ठीक है, इन्हें बाद में देखेंगे क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भैया थैलोफाइटा के उदाहरण देख लो। तो आप देखो, थैलोफाइटा के उदाहरण हैं यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा और कारा। एक बार आप अभी के अभी इन्हें कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको याद होने चाहिए इसके उदाहरण। और याद कैसे होंगे? जब आप इन्हें लिख दोगे तो कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा और कारा। ठीक है, और ये आपके चित्र बता देता हूँ मैं। ये है यूलोथ्रिक्स, ये है स्पायरोगारा और ये है कारा। ये कारा ऐसा होता है, ये स्पायरोगारा है और ये यूलोथ्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद अगला जो आता है इसी के अंतर्गत, अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत, वो कौन सा भाग है भैया? ब्रायोफाइटा। क्योंकि TBT आपने ट्रिक याद कर ली है, जिसमें टेरिडोफाइटा आपने थैलोफाइटा आपने पढ़ लिया है। दूसरा है ब्रायोफाइटा जो आपको पढ़ना है। तो ब्रायोफाइटा क्या है भैया? ये पादपों की तना और पत्ते जैसी संरचना विभाजित हो जाती हैं। यानी कि कैसे हो गए हैं ये? थोड़े थैलोफाइटा से ज़्यादा विकसित हो गए हैं। जैसे थैलोफाइटा में पत्तियां और तने अलग अलग नहीं थे ना, जड़ें अलग नहीं थी। इसमें पत्ती और तने तो अलग हुए हैं, लेकिन जड़ें अलग नहीं हुई हैं। ठीक है, और ये सरल स्थलीय पौधों का समूह होता है। ये कहीं भी उग जाते हैं भैया, कहीं भी उग जाते हैं। जहाँ इनको थोड़ा सा पानी मिला वहाँ उग जाएंगे। और इसमें लगभग 25,000 जातियाँ शामिल होती हैं सर। इतनी सारी जातियाँ पाई जाती हैं ब्रायोफाइटा में। ठीक है, आपसे केवल 3 नंबर में पूछा जाएगा। पहला पॉइंट ये लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह होता है। तीसरा लिखिएगा आप पादप जगत का उभयचर बोला जाता है इन्हें। और फिर उदाहरण लिख दीजिएगा मॉस या फिर मर्केसिया। संवाहन ऊतकों का इनमें भी अभाव होता है। क्यों? क्योंकि जड़ है ही नहीं। खाना इधर उधर पहुंचाने का टेंशन ही खत्म, मौज कर रहे हैं बस। ठीक है, और अब इनके उदाहरण भी आप लिख लीजिए कमेंट में, ताकि आपको याद हो जाए। इनके उदाहरण है मॉस और मार्केसिया। ठीक है, ईमानदारी से बिल्कुल याद कीजिए, क्योंकि यहीं पे याद हो जाए तो बहुत अच्छा रहे।
तो मॉस ये है भैया, मार्केसिया ये है, ये मार्केसिया ऐसा होता है, ठीक है। तना अलग दिख रहा है, इसकी पत्ती अलग दिख रही हैं, लेकिन जड़ नहीं होती, जड़ जैसी नहीं होती, डायरेक्ट तना नहीं उगता है, ठीक है। उसी प्रकार से मॉस है, मॉस डायरेक्ट उग जाता है, कहीं भी उग जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा आएगा टेरिडोफाइटा। भैया टेरिडोफाइटा कौन है? टेरिडोफाइटा वे जीव हैं जो कि ब्रायोफाइटा से ज़्यादा विकसित हो गए हैं, यानी कि इनका जड़ जो है और तना जो है और पत्तियां जो हैं वो पूरी तरीके से विभाजित तो हो गई हैं। अब विभाजित हो गया है पूरा शरीर, तो नीचे से ऊपर तक चीज़ों को पहुंचाने के लिए और ऊपर से नीचे तक चीज़ों को पहुंचाने के लिए, पत्तियों से जड़ों तक और जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ विशेष प्रकार के ऊतक चाहिए, जिन्हें बोलते हैं हम संवहन ऊतक। तो संवहन ऊतक इनमें क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और पौधे जो होते हैं कैसे होते हैं? बीजाणुजनक होते हैं। बीजाणुजनक यानी कि बीज के छोटे से अंश होते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से बीज में विकसित नहीं होते, इन्हें इंग्लिश में स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। स्पोर्स में डिवाइड होके ये करते हैं काम, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया है आपको? आगे देखते रहिए आप। वीडियो जो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रहा है तो बिल्कुल डिसलाइक कीजिए। और अगर आपको पूरी क्लासेस लेनी है तो जूम क्लासेस के लिए सबसे फर्स्ट में आपको टेम्पलेट में नंबर दिया जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है। कुछ फ्री क्लासेस भी संचालित की जा रही हैं, वो आपको दे दी जाएंगी, ठीक है, अगर आपको फीस में नहीं लेना है तो। अब ये जो हैं बीजाणुजनक होते हैं भैया, इनमें जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है, और इनके उदाहरण है फर्न, मार्सिलिया और हॉर्सटेल, ठीक है। अब ये देखो हॉर्सटेल ये है, घोड़े की पूंछ जैसी दिख रही है कि नहीं? घोड़े की लात नहीं दिख रही है, यहाँ पे पूंछ अकेली दिख रही है, ठीक है। नहीं, टेंशन मत लीजिए, ये घोड़े की पूंछ अलग तरीके की है। और मार्सिलिया है, फिर इसके बाद ये फर्न है, ठीक है। ये होता है फर्न, जिसमें सबसे ज़्यादा गुणसूत्र होते हैं वो है ओफियोग्लासे नाम का फर्न, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था कि भैया अपुष्पोद्भिद पूरे के पूरे पादप जगत के समाप्त हो गए हैं। अब आ गया है दूसरा पार्ट जो कि एक्लर महोदय ने डिवाइड किया था। वो बोलते हैं कि पुष्पोद्भिद जो होते हैं उनमें फूल वाला पौधा बोलूँगा मैं, या फेनरोगेम्स बोलूँगा। इस समूह के पौधे पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, यानी कि इनमें फल भी लगेंगे, फूल भी लगेंगे, बीज भी लगेंगे, जड़, तना और पत्तियां भी होंगी। मैंने कहा ठीक है भैया, ये भी अच्छी बात है। उन्होंने बोला नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, इन्हें भी दो भागों में डिवाइड करूंगा मैं। कौन कौन से? एक हो जाएंगे नग्न बीजी, एक हो जाएंगे आवृत बीजी। नग्न बीजी यानी कि वे पौधे जिनके बीज कैसे होते हैं? नंगे होते हैं, यानी कि कपड़े नहीं पहने होते हैं। और आवृत बीजी यानी कि कैसे पौधे जिनके बीज कैसे होते हैं? कपड़े पहने हुए होते हैं, बिल्कुल तैयार हुए होते हैं। अमीर आदमी के लोग हैं ये, है ना। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं इन्हें, पर आप हिंदी में याद रखिए, बहुत सरल पड़ता है, ठीक है। तो अब भैया आपसे 3 नंबर में यदि नग्न बीजी पूछे तो आप बता ही दीजिए, या फिर इंग्लिश में आपसे पूछ लेगा जिम्नोस्पर्म, क्योंकि इंग्लिश का हिंदी में लिख के दे देते हैं वो लोग कभी कभी। जिम्नोस्पर्म दे देंगे आपसे, क्या दे देंगे? जिम्नोस्पर्म दे देंगे, और पूछ लेंगे भैया जिम्नोस्पर्म बता। आपको पता है हिंदी में कि नग्न बीजी होते हैं, पर इंग्लिश में भी आप याद रखिए। तो इनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं। मैंने आपको अभियाल बताया कि इनके बीज कैसे होते हैं? नंगे होते हैं, चड्डी नहीं पहनी होती है इन्होंने, ठीक है। और पौधे कैसे होते हैं? इनके पूरे के पूरे पौधे बहुत बड़े, लंबे लंबे और बहुवर्षीय और काष्ठीय होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पौधे क्या करते हैं भैया? एक काम में आते हैं। वो काम क्या है? फर्नीचर। जब शादियों में आप फर्नीचर गिफ्ट देते हो ना, तो उस फर्नीचर को बनाने के काम में ये सबसे ज़्यादा आते हैं। इस बात को आप याद रखिए कि नग्न बीजी के जितने भी पौधे होते हैं वो काष्ठीय, लंबे और बहुवर्षीय होते हैं। और इनमें जो मूसला जड़ें होती हैं वो पूर्ण विकसित होती हैं। मूसला जड़ें यानी कि वे जड़ें जो कि सेकेंडरी जड़ें होती हैं, धरती में नीचे तक जाती हैं जल की खोज में। क्योंकि ये क्या होते हैं भैया? मरुद्भिद होते हैं, यानी कि ज़्यादातर ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ पर क्या होती है भैया? जल की मात्रा बहुत कम होती है। अब जल की मात्रा जब बहुत कम होएगी तो जड़ों को विकसित होना पड़ेगा और नीचे तक, गहराई तक जाना पड़ेगा। क्या लेने के लिए? जल लेने के लिए। इस प्रकार से नग्न बीजी पौधों में क्या होती हैं भैया? मूसला जड़ें पूरी तरीके से विकसित होती हैं।
उसके अलावा इनके जो फूल होते हैं ना, फूल तो होते हैं इनमें, लेकिन फूल कैसे होते हैं? बिना खुशबू वाले, गुलाब के फूल जैसे आकर्षित नहीं होते हैं, जैसे एक बार दो और फिर उसके बाद आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी या फिर बॉयफ्रेंड बन जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। ये फूल कैसे होते हैं? बिना खुशबू वाले होते हैं, अनाकर्षित तो होते हैं, यानी कि आकर्षण नहीं होता है इनमें। तो भैया ये सारी चीज़ है, तो कोई व्यक्ति क्या, कोई कीड़ा आके ना बैठे यहाँ पर। अब जब कीड़ा भी आके नहीं बैठेगा तो इनको परागण के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? परागण के लिए इन्हें वायु पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए इनमें परागण क्रिया किसके द्वारा होती है? वायु के द्वारा होती है। ये आपको मैंने कितने पॉइंट बता दिए? 5 पॉइंट बता दिए। आप ये लिख दीजिएगा और आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आप आवृत बीजी, ठीक है, नग्न बीजी देख लिए, अब आवृत बीजी देखिए। तो इनके बीज क्या होते हैं? फलों के अंदर होते हैं भैया। आपको अभी हाल बताया, ये अमीर आदमी के लोग हैं, ये चड्डी पहने हुए होते हैं, ठीक है। और पौधे जो हैं वो जड़, पत्ती और फूल और फल और बीज सभी पूर्ण तरीके से विकसित होते हैं, ठीक है। इनमें फूल खुशबूदार होते हैं गुलाब के फूल जैसे। और इनको भी 2 भागों में बांटेंगे तो ये बीज पत्र के आधार पर 2 भागों में बंट जाते हैं, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। एक बीज पत्री यानी कि वे पौधे जिनके बीजों को अगर खोलें तो उनमें क्या पाया जाएगा? केवल एक परत पाई जाएगी या फिर एक लेयर पाई जाएगी, इसलिए इन्हें एक बीज पत्री बोलते हैं। वहीं अगर द्विबीज पत्री के पौधों के बीज को खोलें तो उनमें 2 पत्र पाए जाएंगे, इसलिए उन्हें द्विबीज पत्री बोलते हैं, ठीक है। जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र यानी कि एक बीज पत्री, जैसे कि ये सारे कुल हैं एक बीज पत्री के, जो आपके अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसके लिए नहीं है, इसलिए आप इनको यहीं पे मत रटिएगा, ठीक है। आपकी लूसेंट में भी लिखे हैं, है ना। फिर उसके बाद आप द्विबीज पत्री देख रहे हैं, तो द्विबीज पत्री ये होते हैं, है ना। इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इन्हें पूरे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है भैया? जिम्नोस्पर्म, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, नग्न बीजी होते हैं, उनका महत्व आपको 5 नंबर में यदि पूछने को आ जाए एक प्रश्न, तो आप लिखिएगा इनका महत्व क्या है। उससे पहले इंट्रोडक्शन जो है वो जिम्नोस्पर्म में आपने बता दिया है, उसमें से कोई भी 3 पॉइंट उठाकर आप लिख दीजिएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप इनका महत्व लिखिएगा सीधा सीधा। वो है भोजन के रूप में इनका महत्व, लकड़ी के रूप में, बाष्पीय तेल के रूप में, टेनिन के रूप में या फिर रेजिन के रूप में। भोजन के रूप में कैसे? जैसे साइकस नाम का एक जिम्नोस्पर्म पौधा होता है जिसमें से मंड द्वारा क्या निकलता है? साबूदाना बनता है, जिसको आप फरार में खाते हो व्रत के टाइम पे, ठीक है। लकड़ी जैसे चीड़ का पौधा हो गया, सिकोया हो गया, देवदार हो गया, इनसे क्या बनता है? फर्नीचर बनता है। और बाष्पीय तेल कैसा तेल होता है? ऐसा तेल जो पेट्रोल जैसा होता है, यानी कि खुले में रख दें तो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा, इसलिए इसे बाष्पीय तेल बोलते हैं। तो चीड़ से क्या मिलता है हमें? तारपीन का तेल मिलता है, जो कि काम में आता है, कभी कभी सफाई के आपके पेंट में मिलाने में काम में आता है ना। और देवदार का पेड़ होता है, उससे सेड्रस का तेल मिलता है, ठीक है। और टेनिन किससे क्या मिलता है भैया? चमड़े बनाने और स्याही बनाने के काम में आता है। टेनिन कैसे प्राप्त होता है? जैसे कोई भी पौधा है, उस पौधे में क्या करेंगे? चाक लगा देंगे तो उससे एक रस सा निकलेगा। जैसे ये पौधा है, इस पौधे में यहाँ चाक लगा दी तो यहाँ से एक रस सा निकल रहा है, रस। उस रस को इकट्ठा कर लिया, उसे टेनिन बोल रहे हैं। विशेष प्रकार के पौधों से निकल रहा है, इसलिए टेनिन बोल रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? चमड़ा बनाने के लिए और स्याही बनाने के लिए काम में आएगा। उसके अलावा कभी कभी रेजिन निकलता है, जो कि थोड़ा गाढ़ा रहता है, इसलिए रेजिन बोलते हैं, जो बार्नेस, पॉलिश, पेंट, ये सारी चीज़ें बनाने के काम में आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके लिए शैवाल हैं, जिनको आपको PDF में ही पढ़ना है, ठीक है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लो शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। इनका शरीर कैसा होता है? सुकाय होता है, पर्णहरित युक्त होते हैं, संवहन ऊतक रहित होते हैं, भ्रूण रहित होते हैं, यानी कि इसमें भ्रूण नहीं होता है, आत्मपोषी यानी कि खुद से भोजन बनाते हैं, सेल्यूलोज की भित्ति वाले होते हैं, ठीक है। इनमें खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में संचित होता है। इनका जो विशिष्ट लक्षण है ये सारे के सारे हैं, जैसे कि इनका शरीर कैसा है? सुकाय है, पर्णहरित में पाया जाता है,
प्रकाश संश्लेषी हैं, संवहनी ऊतकों का पूर्णतः अभाव होता है इसमें, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की या फिर पेप्टिन की बनी होती है, लैंगिक अंग बहुकोशिकीय बंध्य जैकेट से क्या होते हैं, घिरे रहते हैं, और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, भोजन पदार्थों का संचय स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, ये सारे आपको डिटेल में पढ़ना तो है नहीं। आपको प्रश्न क्या आएगा, शैवालों का आर्थिक महत्व या फिर शैवालों का महत्व। तो शैवालों का या फिर किसी भी अगर पादप जगत के स्थान का महत्व पूछ लिया जाए ना, तो ये महत्व लिखिएगा। भोजन के रूप में इनका यूज़ करते हैं, कौन कौन से भोजन के रूप में, जैसे चीन में नोस्टॉक का यूज़ करते हैं, जापान में भूरे शैवाल का, कॉन्ड्रस का और लेमिनेरिया का यूज़ करते हैं अलग अलग जगह पे। कॉन्ड्रस से चॉकलेट में एमल्सिफिकेशन की जाती है। ठीक है, आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया का, फ्यूकस का और एक्लोनिया का यूज़ करते हैं। कृषि क्षेत्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नोस्टॉक और एनाबीना का यूज़ करते हैं। औषधियों के रूप में क्लोरेला से क्लोरेलिन नाम की प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक बनाई जाती है। लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है जो कि औषधीय के काम में आती है। अनुसंधान कार्यों में बोलें तो बेलोनिया नाम का जो शैवाल है उसमें जीव द्रव्य की खोज की थी डोजार्डिन ने। किसने की थी? डोजार्डिन ने की थी। और अगर पूछा जाए कि एसिटेबुलेरिया, तो इसमें किसकी खोज हुई थी? केंद्रक की खोज हुई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो ये देखो, ये है नोस्टॉक जिसे चाइना में लोग खाते हैं, ये है लेमिनेरिया, ये है फ्यूकस जिससे आयोडीन प्राप्त होता है, ये ब्राउन एल्गी है जिसे कहाँ पर खाते हैं, जैसे जापान में खाते हैं भूरी शैवाल। ठीक है, ये है एसिटेबुलेरिया जिसमें किसकी खोज हुई थी? कोशिका केंद्रक की खोज हुई थी। ये है बेलोनिया जिसमें किसकी खोज हुई थी? जीव द्रव्य की खोज हुई थी। ये है कॉन्ड्रस जिससे क्या बनाया जाता है? चॉकलेट में एमल्सिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, ये किया जाता है। फिर इसके बाद ये है एक्लोनिया। ठीक है, इसका भी यूज़ होता है भैया। और इसके बाद एनाबीना है, इन दोनों का यूज़ काय में होता है? खाद में होता है। ठीक है, इस प्रकार से यूज़ होता है। अब आपका क्वेश्चन आ जाएगा कवक क्या होते हैं, कवक का महत्व बताइए। तो कवक के बारे में आप बताओगे कि भैया कवक एक पर्ण रहित, संकेंद्रीय और संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट होते हैं। हालांकि इनका खुद का एक पूरा का पूरा जगत है, उसमें डिवाइडेशन किया है, लेकिन एकलर महोदय यहाँ पर थोड़ा समझाने के लिए बता गए हैं। ये अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए लास्ट में बता भी रहा हूँ, याद भी रखिएगा। ये कवकों का महत्व है भोजन के रूप में, वही एगेरिकस, मोरकेला, लाइकोपर्डन, इन सब को यूज़ करते हैं भोजन के रूप में। उद्योगों में, पनीर उद्योग में पेनिसिलियम कॉम्बोर्टी का यूज़ करते हैं। डबल रोटी उद्योग में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज़ करते हैं। अल्कोहल में यीस्ट का यूज़ करते हैं। देखो, ये रटने वाली चीज़ है, इन्हें आपको रटना ही पड़ेगा। इनको कितना भी समझ लो, लेकिन समझने लायक इनमें चीज़ नहीं है, इन्हें रटना ही पड़ेगा। ठीक है, और भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए मृत जीव होने के सड़े गले पदार्थों पर से खाद बनता है। ठीक है, और औषधि निर्माण करने में जैसे पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक जितनी भी हो गई उनको बनाने में, और जीव विज्ञान में जैसे यूस्पोरा हो गया, खमीर हो गया, एस्करोबुलस हो गया, इन सब का यूज़ करते हैं अपन, है ना, अपापची क्रियाओं की खोज में। ये देखो पेनिसिलिन है सर, इससे खोज हुई थी पेनिसिलिन की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज की थी इस कवक में। ठीक है, फिर इसके बाद ये लाइकोपर्डन है जिसे खाते हैं लोग। ये अगेरिकस है, इसे भी खाते हैं। ये मोरकेला है, इसे भी खाते हैं। ठीक है, ये खाने के लिए है। ये एस्केबोलस है। ठीक में, इसमें उपापचयी क्रियाओं को समझने के लिए अनुसंधान केंद्रों में काम में आता है। इस सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है जो कि डबल रोटी जब बनती है ना आपकी ब्रेड की दुकान पे या फिर जहाँ भी डबल रोटी बनती हैं, तो उसमें ये कवक काम में आता है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी माइक्रोस्कोप से खींची गई तस्वीर है। ठीक है, उसके अलावा ये लाइकेन है। आप लास्ट क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे कवक और शैवाल के बीच की कड़ी भी बोलते हैं। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने किया था। इनके अध्ययन को क्या बोलते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वायु प्रदूषण के ये संकेतक होते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे प्रदूषण हुआ वहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये जल्दी से उग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ही क्या होता है, इन्हें सबसे ज़्यादा पोषण प्राप्त होता है।
और जहाँ पर पोषण प्राप्त होगा वहाँ पर जीव पनप जाएंगे। तो लाइकेन वहाँ पर पनपते हैं सबसे ज़्यादा जहाँ पर वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं। उसके अलावा आप देखो ये मृदा निर्माण में भी सहायता करते हैं। कैसे? किसी भी चट्टान पर उग जाएंगे, फिर उसे तोड़ने का प्रयास करेंगे, वियोजन करने का प्रयास करेंगे। लिटमस पेपर बनाने के काम में आते हैं, जिसे आप एसिड या बेस में डुबोकर नीला लाल करते रहते हो ना, वो काम में आते हैं। और लोबेरिया हो गया, इंटरवेनिया हो गया, रोमेनिला हो गया, इस प्रकार के जो लाइकेन होते हैं वो किस काम में आते हैं? तो ये इत्र बनाने के काम में आते हैं। ठीक है। इसके अलावा परमेलिया हो गया, सेक्सटेलिस हो गया, इनका उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में भी किया जाता है। ठीक है। लाइकेन अगर आपसे 5 नंबर में पूछा जाए तो ये सब लिख दीजिएगा, आपका 5 नंबर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसका फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं तो इसे समझने के लिए आप जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस पर कॉल कर लीजिएगा, आपको फॉर्मेटिंग भी बता दूंगा कैसे लिखते हैं। ठीक है। और इसके बाद आसनिया नामक लाइकेन से क्या हो जाती है? प्रतिजैविक प्राप्त होती है, भोजन के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी अगली वीडियो जब ही डालूंगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अप्रिसिएट करेंगे। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।